अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी एंड इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑन इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो हमारा होती क्या है? बेसिकली इकोलॉजी आपको सर आवाज स्टार्ट। बहुत कम। आवाज कम आ रही है? अब ठीक आ रही है? यस सर अब ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है इकोलॉजी बेसिकली है क्या। ये इकोलॉजी वर्ड जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट ने जो है ना उसके मतलब बताया थे कि ये जर्मन ग्रीक वर्ड है बेसिकली। तो ओयोकस मीन हाउस, हैबिटेट, जहाँ हम रहते हैं उस चीज को हम कहते हैं हैबिटेट है वो। और प्लेस ऑफ लिविंग, जहाँ पे लोग रहते हैं, या एंड लोकस मीन स्टडी। तो उस जगह की स्टडी करना जहाँ पे लोग रहते हैं या जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऐसी स्टडी, इस उस जगह की स्टडी को करने को हम कहते हैं इकोलॉजी। कहते हैं द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन, the study of interrelationship of different organisms with each other and with their environment। लोग जहाँ पे रहते हैं उनका आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है विद लिविंग थिंग्स, विद नॉन लिविंग थिंग्स, या विद डिफरेंट लिविंग थिंग्स के साथ किस तरह का रिलेशन है, इस चीज की स्टडी को करने को हम कहते हैं ये इकोलॉजी है। कहता है कि यानी इट मींस के जो है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो कंपोनेंट्स हैं हमारे हैबिटेट के। हैबिटेट जो या प्लेस जो होती, दो चीजें होती हैं बेसिकली इकोलॉजी के अंदर। दो चीजें, एक को कहते हैं हम लिविंग हैबिटेट कहते हैं, और एक कहते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम और हैबिटेट में क्या फर्क है? ये आप लोगों को बताना जरूरी है। हैबिटेट जस्ट एक प्लेस, इज अ प्लेस, ठीक होगा। इसके अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जैसे घर है, ठीक है, सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये आपका हैबिटेट है। वाटर रिसोर्सेज हैं, ये हैबिटेट है। इनके अंदर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, ये प्लस ये हैबिटेट मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। और इनका आपस में इंटरेक्शन किस तरह से होता है, इस चीज की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। कहता है कि इट इज कंसर्न विद द जनरल प्रिंसिपल दैट अप्लाई टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये इसमें इकोलॉजी की बताई हुई है। ये देखो, ये हमारा हैबिटेट है अर्थ, और इसके ऊपर डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इस चीज को स्टडी, ऐसी स्टडी जहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी अपने रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्शन को पढ़ने को हम कहते हैं ये इकोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी टू अंडरस्टैंड इट्स एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट को समझने की जरूरत है ताकि हम इसको मॉडिफाई कर सकें टेक्नोलॉजीज के थ्रू, और अपने एनवायरनमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें फॉर द लिविंग पर्पसेस। ठीक हो गया? तो कहता है देयरफॉर इकोलॉजी इज मोर देन जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जरूरी है, इससे भी ज्यादा है। क्यों? ये हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल डायमेंशंस भी प्रोवाइड करती है। देखो, सोशल लाइफ बेहतर होगी, कैसे होगी? एक प्रोडक्ट एक एरिया में बन रही है, एक हैबिटेट में या एक एनवायरनमेंट में, एक सिटी में बन रही है, वो दूसरों को इस चीज के साथ जो है ट्रेड कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकल होगी। सोशल में यूं होगा कि आपके पास यूं समझ लो कि वहां के लोगों का रहन सहन का जो तरीका कार है, जिस तरह नवाबों के तरीके हैं, ठीक है, आप वो लोग यहाँ पे या आप लोग वहां जाएंगे तो आप नए जो ना वे ऑफ लाइफ सीखेंगे उनसे। यूं समझ लो कि आप यहाँ से ठंडे इलाकों में जाओगे तो आपको उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। और सोशल, जिस तरह वो सोशलिज्म में वहाँ पे लाइफ जो एग्जिस्ट करती है, आपको उस तरह से अपने आप को ढालना होगा, देन आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। ठीक है, इट आल्सो
is a study of evolutionary development of organisms. बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास इकोलॉजी का अगर हमें पता होगा तो हम न्यू ब्रीड्स, जैसे आपके पास सीड्स की न्यू ब्रीड्स आ गई है ना, ब्रीडिंग करते हैं और नया बीज बना लेते हैं। इसी तरह एग्जांपल है आपके पास खच्चर की, ठीक है, वो भी ब्रीड किया हुआ है। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो इन द नेचुरल सिस्टम्स भी जो है ना बेहतर होती है उस इस चीज से, अगर हमें ये हमें प्रोवाइड करती है, यानी कि to develop mathematical models to relate interactions of parameters and to predict the effects। इसमें ये है कि इकोलॉजी का अगर आपको पता होगा तो आप पैरामीटर स्टडी कर सकते हो कि आने वाले वक्तों में जो है वो आने वाले वक्तों में आप जो है ना किस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, और अगर हम ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे तो उसके क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी आने वाली जिंदगी में। अच्छा अच्छा, एक सेकंड मेरे बच्चों, मैं ना मोबाइल से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। हेलो, अब आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? यस सर। चलें ठीक है। आवाज कम तो नहीं आ रही अब? नो सर। हाँ जी, सर ठीक है सर। भाई आप तो रहने ही दो, आपके तो स्पीकर जो है ना बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजी की क्लासिफिकेशन है। ये एरिया वाइज जो है ना हमारे पास डिवीजन होती है इसकी के एरिया वाइज क्या है कि अयूट इकोलॉजी क्या होती है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पॉपुलेशन। अगर आप किसी एरिया में हो और वहां पे आप एक स्पेसिफिक स्पीशी को टारगेट करके उसकी स्टडी कर रहे हो तो इस चीज को, इस इकोलॉजी को हम कहते हैं यूट इकोलॉजी। ठीक हो गया। द इकोलॉजी स्टडी द बिहेवियर एंड adoptions ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज टू द एनवायरमेंट कंडीशंस एट एवरी स्टेज ऑफ दैट इंडिविजुअल लाइफ साइकिल्स। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा की कम्युनिटी को अगर हम यहाँ पे जो है ना स्टडी करें कम्युनिटीज को और उनकी कंपोजिशन को कि कम्युनिटीज किस तरह, कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है, जहाँ पे एक से ज्यादा स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज जो है एग्जिस्ट करती हैं, वो एक कम्युनिटी बना लेती हैं। जैसे हम लोग जो हैं जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो स्पेसिफिक कम्युनिटी है हमारी। तहीम यार खां की, फैसलाबाद की, लाहौर की, इस्लामाबाद की कम्युनिटीज हैं। अब वहाँ की कम्युनिटीज के बारे में स्टडी करना कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, किस किस कास्ट के रहते हैं, किस किस जो है उनकी क्या क्या नेचर्स हैं उनकी। इसी तरह हमारे पास जो है एरिया वाइज अगर हम कम्युनिटी की बात करें कि एक पॉन्ड है, ठीक है, उस पॉन्ड की में क्या है जी, उसमें क्रोकोडाइल भी है, उसमें आपके पास डक भी है, उसके अंदर आपके पास फ्रॉग्स भी हैं, डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, वो एक कम्युनिटी बनाई है। तो उसकी कंपोजिशन किस तरह से ये वो कम्युनिटी बनी है एंड देयर बिहेवियर, और उनका बिहेवियर कैसा है, क्या एक जो है फ्रॉग जो है उसके खुराक क्या है, वो दूसरी स्पीशी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, क्रोकोडाइल जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं विद अदर स्पीशीज जो हैं वो आपकी कम्युनिटी में, एंड रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट, और वो अपने एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द जो भी उनके है उसको किस तरह से डील कर रही हैं, उनके साथ किस तरह से रह रही हैं, सरवाइव कर रही हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटीज। इसको फर्दर जो है ना थ्री उसमें टाइप्स में डिवाइड किया गया है: पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक स्पीशी,
सिंगल स्पीशी के नंबर ऑफ मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ इट मीन्स कि मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करता हूँ कि एक से ज्यादा फ्रॉग्स एग्जिस्ट करते हैं, ये पॉपुलेशन इकोलॉजी हो जाएगी। और अगर डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक, हाँ जी, फ्रॉग्स भी हैं और आपके पास क्रोकोडाइल भी हैं, स्नेक्स भी हैं, डक भी है वहां पे, और जो बटरफ्लाइज भी हैं। ठीक हो गया, ये आपकी कम्युनिटी इकोलॉजी होगी। इकोसिस्टम क्या कह रहा है? इकोसिस्टम मैंने पहले बताया था कि वो एरिया, हैबिटेट, प्लस वहां पे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों। पॉपुलेशन में भी प्लांट्स की एग्जांपल भी आ सकती है सिंपल, कि एक एरिया में, ये तो पॉन्ड की एग्जांपल दी थी ना मैं, आप फॉरेस्ट की बात कर लें या आपने गार्डन की बात कर लें। आपके गार्डन में एक साइड पे जो है ना सारे दरख्त लगे हुए हैं, उसके ऑरेंज के, पॉपुलेशन। आपके गार्डन के अंदर जो है वो मैंगो ट्री भी लगा हुआ है, ऑरेंज ट्री भी लगा हुआ है, लेमन भी लगा हुआ है। ठीक है, आपने उसके साथ एक खजूर का दरख्त भी लगाया हुआ है, कम्युनिटी है। ठीक हो गया। हाँ, इकोसिस्टम क्या होगा? वो आपका गार्डन प्लस वहां पे जितने परिंदे आ रहे हैं, वहां पे जितने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आप रहते हैं, सारे के सारे क्या बना रहे हैं? इकोसिस्टम, इकोलॉजी बना रहे हैं। अब दूसरी इसकी जो क्लासिफिकेशन है ऑन एनवायरनमेंट और हैबिटेट की बेस पे, वाटर की एग्जांपल में, एक्वाटिक इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर। मरीन वाटर इकोलॉजी, इसके फर्दर आगे टाइप्स है, और फ्रेश वाटर इकोलॉजी। मरीन में ओशंस आ जाते हैं, डीप सी आ जाता है, एस्चरीज आ जाती हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, लैटिक यानी कि रनिंग वाटर। फ्रेश वाटर जो है आपके पास रिवर्स हैं जिसमें स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स का मतलब है कि जो स्प्रिंग के अंदर चश्मे फूटते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। लैंटिक फ्रेश वाटर इकोलॉजी है जिसमें स्टैंडिंग वाटर है, जो जैसे कि पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ पानी खड़ा रहता है। ठीक हो गया। फ्रेश वाटर की आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दिखाई हुई है कि रिवर है, ये देखो फ्रेश वाटर रिवर। कोरल रीफ्स जो हैं, कोरल रीफ्स जो हैं वो आपके मरीन वाटर इकोलॉजी में आएंगे। ठीक है, ओशंस में एग्जिस्ट करते हैं यहाँ। ठीक है, ये कोरल रीफ्स क्या होती हैं कि जमीन के नीचे, सॉरी, पानी के नीचे ऐसी जगह जहां पे स्पंजी टाइप रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं। स्पंज टाइप जितना ना आपका फोम होता है ना, फोम के अंदर पोर्स होते हैं, इनकी जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर भी पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, वहां पर डिफरेंट जो है ना मरीन एनिमल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे वो लिविंग एरिया उनका। ऐसे एरिया को हम कहते हैं कोरल रीफ्स, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, जो है हैबिटेट की बेस पे, और जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन लैंड, इसके अंदर आपके पास आ जाती है ग्रास लैंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेजर्ट इकोलॉजी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो डेजर्ट के अंदर प्लांट्स भी हैं, एनिमल भी एग्जिस्ट, कैमल एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर ग्रास लैंड में आपके पास शीप्स नजर आ रहे हैं और साथ ग्रास नजर आ रही है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कहाँ पे? लैंड में। डिफरेंट टाइप की लैंड है, एनवायरनमेंट है डिफरेंट टाइप का। फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट अलग है। यहाँ पे देखो कितने टाइप्स के जो हैं वो डिफरेंट, ग्रास भी है यहाँ पे, आपके पास ट्रीज भी हैं, डिफरेंट ट्रीज भी हैं यहाँ पे। दूसरी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, परिंदे भी होंगे, जानवर भी होंगे। डेजर्ट, जिसमें से एक आगे डेजर्ट की, डेजर्ट क्या है? एन इकोसिस्टम फाउंड वेयर देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल। ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। दे अकर इन रीजन्स वेयर इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जहाँ पे पानी जो है वो ज्यादा जा रहा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश का होना, प्रेसिपिटेट कहते हैं ना हम, सेटल डाउन हो जाना। जब बारिश हो रही है, पानी नीचे जमीन की तरफ आ रहा है, इट मीन्स कि वो नीचे डाउनवर्ड सेटल डाउन होने आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दी है पार्टिसिपेशन के आगे और प्रेसिपिटेशन के आगे, कि रेनफॉल की बात कर रहे हैं या हम स्नो की बात।
ऐसा एरिया जहाँ पे पानी जो है वो ज्यादा वेपोरेट हो रहा है बजाय के बारिश होने के या स्नोफॉल होने के। मेनली टू काइंड्स ऑफ डेजर्ट्स होते हैं, हॉट डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट्स वो हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत गर्म होता है पूरे साल, और समर्स आर वेरी हॉट, वहाँ पे समर जो है टेम्परेचर ओवरऑल तो गर्म रहता ही रहता है, लेकिन समर में जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट शॉर्ट वार्म समर्स, यहाँ पे जो समर होता है वो छोटा होता है, कुछ अरसे के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए कह लो, 1-2 महीने के लिए होता है। और गर्म तो होता ही है। ठीक है। जाहिर है समर आएगा तो टेम्परेचर जो है वो हाई तो हो गई। अच्छा, तो जो लेकिन जो विंटर्स हैं वहां पे कोल्ड विंटर्स, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, और लॉन्ग लंबे अरसे तक जो है वो एरिया में जो है टेम्परेचर लो रहता है। फाउंड इन प्लेसेस नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स जो है उन एरियाज में एग्जिस्ट करता है। ये आपके पास उसकी थोड़ी सी डेजर्ट प्लांट उसकी एग्जांपल्स हैं कि कंपोनेंट्स होते हैं दो आगे डेजर्ट्स के, डेजर्ट प्लांट्स या डेजर्ट एनिमल्स, उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। एमल्स जो हैं वो गिला मोन्स्ट लिजर्ड जिसको हम कहते हैं, और ये नीचे उनके उसके जो है ना प्लांट्स की एग्जांपल दी हुई है। दूसरा हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो इट इज एन इकोलॉजिकल यूनिट दैट हैज फिजिकल फैक्टर्स लाइक वाटर, ग्रासलैंड में वाटर भी एग्जिस्ट करता है, सॉइल एंड एयर विच हेल्प टू एस्टैब्लिश दैट एनिमल्स लिव देयर, द प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स अलोंग विद द वाटर सॉइल एंड दे लिव इन द हेल्प टू क्रिएट द इकोसिस्टम। ग्रासलैंड्स में एग्जिस्ट करती हैं, प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, सॉइल रिसोर्सेज, एयर जो है वो एग्जिस्ट करती है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंगली। ऐसे एरिया को हम जो है ना वो कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ये इकोलॉजिकल यूनिट है, इसमें सारी इकोलॉजीज जो है ना एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया। कहता है अबाउट 1.2 10 टू पावर 8 ये इसने MI स्क्वायर मीटर स्क्वायर था बेसिकली, चलो खैर इसको किलोमीटर में गया, ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद ग्रासलैंड। टोटल एरिया जो है हमारे अर्थ का जो है ना 4.6 10 टू पावर 7 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो ग्रासलैंड से एग्जिस्ट करता है, जो कि तकरीबन हमारे पास जिसमें कहता है 32% ऑफ द प्लांट कवर ऑफ द वर्ल्ड। 32% जो है हमारी वर्ल्ड का वो प्लांट्स ने कवर किया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये ग्रासलैंड में ही एग्जाम्पल आती है। Grasslands occur in regions that are too dry for forest but have sufficient soil water to support a closed herbaceous plant canopy that is lacking in deserts। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास ग्रासलैंड का ऐसा एरिया जो कि जो है ना ड्राई टू ड्राई फॉर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो है ना वाटर ज्यादा चाहिए होता है, इसमें वहाँ बारिशें भी क्योंकि प्लांटेशन बहुत ज्यादा है, हाई इंटेंसिटी की प्लांटेशन है, वहाँ पे प्लांट ज्यादा हैं तो उनके लिए वाटर रिसोर्सेज भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे कहता है ग्रासलैंड में थोड़ा सा पानी भी हो, जो कि हर्बिशियस प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो इजीली जो है ना डेवलप हो जाए या ग्रो करते हैं, ऐसे एरिया में उस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास वो एरिया ग्रासलैंड रीजन होता है जहाँ पे थोड़ा पानी एग्जिस्ट, मतलब डेजर्ट के अंदर तो वाटर की कमी है ही है, वो तो उसमें तो वाटर ना होने के बराबर है। ग्रासलैंड में सुफिशिएंट वाटर अवेलेबल होता है, इसलिए वहाँ पे हर्बिशियस प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं। और फॉरेस्ट जो है वो तो सर हर्बिशियस आवाज नहीं प्लांट, आ रही है आपकी, सर बड़ी आवाज कट रही है आपकी। हर्बिशियस प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स में, इसलिए उनके लिए वहां पे पानी की जरूरत जो है वो ज्यादा होती है। द डिफरेंट kinds of grassland develop within continents, their classification is based on similarly डोमिनेंट वेजिटेशंस के ऊपर डिफरेंट जो है ना ग्रासलैंड की टाइप्स हैं, टेम्परेचर ग्रासलैंड है, ट्रॉपिक ग्रासलैंड है, पोलर ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स जो है वो कहता है कि जहाँ पे टेम्परेचर फैक्टर है जिसमें एग्जिस्ट करता है, जिससे इकोसिस्टम डेवलप होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है कि आपकी स्लाइड जो है वो एक एरिया है वो हाई हाइट पे और एक लो
हाइट पे है, तो उसके दरमियान जो है आपके पास ग्रासलैंड्स एग्जिस्ट, प्लांट्स एग्जिस्ट करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं जो है ना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। पोलर ग्रासलैंड्स के एग्जांपल ये हैं कि हमारे पास जो है वो, ये तुम समझ लें कि आपके पास एक एरिया, एक ठंडा इलाका और एक गर्म इलाका, उनके दरमियान जो एरिया एग्जिस्ट करता है उसको हम पोलर ग्रासलैंड कहते हैं। ये आपके पास ग्रासलैंड की एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखें जी, ग्रास भी मौजूद है, डिफरेंट जो है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखो, आगे आगे हम पढ़ेंगे कि हम इकोसिस्टम की एग्जांपल पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। हर इकोसिस्टम, जैसे अभी हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं ना, अगला हमारा इकोसिस्टम, हर तरह का इकोसिस्टम में के तीन कंपोनेंट्स हैं। देखो उसमें प्राइमरी, सॉरी, पहले होंगे प्रोड्यूसर्स, ये लिखे हुए ग्रीन प्लांट्स, ये जो एक्सक्यूज सर। ग्रास हैं, जो प्लांट्स हैं। सर जी आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है सर। सर, क्या कर सकता हूँ मैं क्या करूँ, मुझे बता दो अगर ब्रेक कर रही है तो। जो मेरे पास फैसिलिटी है, नेट है, मैं तो उसी के साथ पढ़ा सकता हूँ। अब आवाज क्लियर है? ओके सर, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे जो है ना वो प्रोड्यूसर्स भी हैं इस ग्रास लैंड में। फूड वेब है ये बेसिकली। ग्रास लैंड में कौन खुराक प्रोड्यूस कर रहा है, कौन उसको खाता है, फिर दूसरा खाता है, फिर तीसरा खा रहा है, फिर एंड पे वो मर जाते हैं। तो क्या होता है, डीकम्पोजर्स जो हैं उनको डीकम्पोज कर देते हैं और वो फिर जो है ना सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, फिर वहां पे जो है ना प्लांटेशन हो जाती है। तो ये अभी हम आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसको, तो फिर देखते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम हमारे पास जो है इकोसिस्टम जो कि वाटर बॉडीज के अंदर एग्जिस्ट करता है, पीछे भी अभी बात करके हैं। फ्रेश वाटर है जिसमें, और मरीन इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर में हमने पॉन्ड्स की बात, लेक की, रिवर की बात की। यहाँ पे आप पॉन्ड जो है वो स्मॉल बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर होती हैं विद शैलो एंड स्टिल वाटर, ठीक है, और इसके अंदर जो है डिफरेंट प्लांट्स भी होते हैं। लेक जो है वो स्लो मूविंग वाटर होता है, लाइक पूल्स, पॉन्ड्स और लेक्स जो हैं वो इसके साथ कह सकते हो कि पॉन्ड में से आगे पानी बहता जा रहा है, आगे को पूल्स में से पानी बहता जा रहा है स्लो, तो वो लेक टाइप इकोसिस्टम में आ जाते हैं। रिवर्स जो हैं वो लार्ज स्ट्रीम्स होते हैं, फ्लोइंग वाटर जो है डाउनवर्ड फ्रॉम द माउंटेन एरिया से जो है ना पानी नीचे को बहता आ रहा है और लंबी स्ट्रीम्स जो है वो बना देते हैं। मरीन इकोसिस्टम कहता है कि कवर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कंटेन अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ द वाटर। ये आपको सबको पता है, समुद्रों की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है ना इंफॉर्मेशन है। जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका पूरा इकोसिस्टम उसने जो है ना एक तस्वीर में शो करवाया। यहाँ पे डिफरेंट देखो जो है ना बर्ड्स भी हैं यहाँ पे आपके पास। ये देखो, ये एक अलग ही इकोसिस्टम है, ठीक हो गया। सी वाला जहाँ पे बर्फ होती है, मरीन है ना, एक्वाटिक है। और सिंपल पानी की बात करें तो यहाँ पे देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, यहाँ पे कंज्यूमर्स भी हैं, और डीकम्पोजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। हर एरिया में इसमें दिखाया हुआ है कि वहाँ के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं इकोसिस्टम्स में। तो ये आपके पास एक इकोसिस्टम की जो है ना एक्वाटिक इकोसिस्टम की जनरल इंफॉर्मेशन है कि डिफरेंट तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं इन आवर एक्वाटिक इकोसिस्टम। एस्ट्रीज भी हमारे पास जो है वो पानी वाली ही इकोसिस्टम में आती हैं। ये बेसिकली सेमी क्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर होती है। ये आपके पास, इट मींस ये वो एरिया जहाँ पे रिवर्स जो हैं वो ओशंस के साथ जाके मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं दरिया सिंध जो है, जहाँ पे समुंदर के साथ मिल रहा है ना, उस एरिया को,
उस लोकेशन को हम कहते हैं एस्चुरीज। द एरिया इन विच फ्रेश वाटर फ्रॉम अ रिवर मिक्स विद द सॉल्ट वाटर फ्रॉम द ओशंस। ठीक है, अ ट्रांजिशन एरिया वो एरिया जो है फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, ठीक हो गया, इट इज कॉल्ड एस्चुरीज। अदर नेम्स, बाय भी कहते हैं इसको, साउंड लगून्स भी, हार्बर भी, और बेयू। ठीक है, ये आप देख सकते हो यदि ये आपके पास ओशन है, ये आपके पास बहता हुआ जो है ना रिवर आ रहा है, और ये सेंट्रल एरिया जो है ये हमारे पास क्या है, एस्ट्रीज है। एस्ट्रीज की करेक्टराइजेशन है कि यहाँ पे जो है ना डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट जो है ना स्पीशीज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे फूड वेब मिल रही है, खुराक मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन सैलिनिटी एज यू गो फ्रॉम द रिवर्स, रिवर की साइड से, और जो एस्चुरी सेंटर और फिर आगे ओशन की तरफ जाओ तो सैलिनिटी जो है यानी कि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती जाएगी। हाँ, तो रिवर्स में वो कह रहा है कि 5 पार्ट्स पर ट्रिलियन जो है सैलिनिटी होती है। मिडल एरिया जो है जो कि हमारे पास एचडी कहलाता है, उसमें 5 to 25 ppt इज जो है ना पार्ट्स पर ट्रिलियन जो है एग्जिस्ट करती है सैलिनिटी, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है, और ओशंस के अंदर 25 जो है पार्ट्स पर ट्रिलियन एग्जिस्ट करती है, parts per thousand. Sediments settled out in the estuaries when the water slow down. Sediment settle down का मतलब है कि अगर हमारे पास पीछे से बहता हुआ पानी जो आ रहा है वो स्लो डाउन होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्ट जो है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। जो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन अगर होगी एस्टरीज में एज कम्पेयर टू रिवर्स, तो सेटल डाउन होते जाएंगे, सॉल्ट जो है उसके सरफेस के ऊपर वहां पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। अगर रिवर का फ्लो तेज है तो वो साथ ही बहा के ले जाएगा उस सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को। न्यूट्रिएंट्स accumulates ऑन द बॉटम, ठीक है, बेंथिक जोन जो है, पोल्यूटेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एस्टरीज, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। देखो जैसे हम कहते हैं ना हमारा दरियाओं का पानी जो है वो पोल्यूटेड है, क्यों? क्योंकि हमारा गंदा पानी जो है सारे का सारा दरियाओं में जाके गिर रहा है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पोल्यूट अगर वहां पे सेटल डाउन हो जाएंगे सॉल्ट्स, इट मींस कि हमारे पास वहां पे पोल्यूशन का कॉज बने हैं, टॉक्सिक मेटल्स वहां पे डिपॉजिट हो जाती हैं सर पे नीचे जाके, तो होगी ना पोल्यूशन। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम में अंदर वही फिर दोबारा एग्जांपल है कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये वो एग्जांपल है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम जो होते हैं, जैसा कि ये देखो आपने देख लिया, यहाँ पे हमने क्या इस चीज को खेतों को जो है वो क्रॉपलैंड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, पहाड़ों को काट के कर दिया है। ठीक है, जो है आपके पास जो है उसका एक्वाटिक इकोसिस्टम का हिस्सा है जो दरियाओं के साथ जमीन है, उनको आपने क्रॉपलैंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और वहां पे नेचुरल बैलेंस क्रिएट कर दिया है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो वहां पे जो है ना प्लांटेशन हो रही है, आपने एक नया इकोसिस्टम जो है वो डेवलप कर दिया है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी? कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के बायोटिक होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स वो जो लिविंग थिंग्स होती हैं दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द इकोसिस्टम, जैसा कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये आपके पास बैक्टीरियाज कह रहा है, प्रीडेटर्स कह रहा है, फूड रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिकली बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो लिविंग जैसे प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स हो गए, उसके बाद उन प्लांट्स को जानवर खा लेंगे, ठीक है, और वो प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाएंगे, एनिमल्स जो हैं वो डेड हो जाएंगे, उनको बैक्टीरिया खा लेगा। तो ये सारा सर्कल जो है ये बायोटिक फैक्टर्स का है। एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो इकोसिस्टम का वो पार्ट्स जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा कि पानी, हवा,
एयर, ठीक हो गया, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये एग्जांपल्स हैं, विंड्स, लाइट, सनलाइट जो है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एबायोटिक पार्ट्स हैं जो कि इकोसिस्टम को बनाने के लिए हेल्प आउट करते हैं। मरीन इकोसिस्टम में कहता है कि वुड इंक्लूड सैलिनिटी जो है वो उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है, ओशंस करंट्स ओशंस में जो बहाव है, फ्लो है, उसका वेव्स हैं, वो है इसके मरीन इकोसिस्टम का एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, कहता है एबायोटिक फैक्टर्स इम्पैक्टिंग अ ट्री। देखो दो अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट्स हैं, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे लाइट, ठीक हो गया, कितना फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे जमीन जो है बंजर हो गई है, प्लांटेशन नहीं हो रही, और यहाँ पे प्लांटेशन हो रही, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो जो सेंटर वाला एरिया है जहाँ पे दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, डार्क भी है और लाइट भी है, तो वहां पे थोड़ा सा इकोसिस्टम के ऊपर अलग से इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये जैसे डाली थी कि ताकि आपको पता चले कि एबायोटिक फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम में जितने के बायोटिक्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स, पहला पार्ट उसका प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर वो जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जैसा कि प्लांट्स, और वो प्लांट्स अपनी खुराक कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ऑल फूड विद इन इकोसिस्टम जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, इसमें प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन जो है ना प्लांट्स आ जाते हैं। फिर कंज्यूमर्स आ जाएंगे, कंज्यूमर्स जो हैं उनको प्लांट्स, वो ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि प्राइम प्रोड्यूसर्स को फीड करते हैं, खाते हैं, get their energy and nutrients by feeding on other organisms or their remains, यानी कि वो कंज्यूमर्स को हम हेट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर्स को हम कहते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इस चीज वो मैंने स्किप हो गई। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये हमारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं जो कि अदर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये कंज्यूमर्स किस पे डिपेंड करते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अब आगे भी फर्दर इसकी टाइप्स है। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो हैं जो कि डायरेक्ट प्लांट्स यानी कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, दैट ईट प्रोड्यूसर्स सच एज प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, दे आर आल्सो नोन हर्बीवोर्स, इनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को आगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करेगा, those species who consumes the primary consumer eat other animals, ठीक हो गया। यानी कि मैं कहता हूँ कि एक जो है ना खरगोश है, खरगोश ने प्लांट ग्रास खाई, ठीक है, उसको आगे जो है ना स्नेक ने खा लिया, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर्स, लार्ज कार्निवोर्स, इनको एक और नाम दिया जाता है, ये कार्निवोर्स हैं, ये उससे लार्ज कार्निवोर्स हैं, विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं एज अ फीड, एज अ फूड। फिर क्वाड्रेनी कंज्यूमर्स, ये लार्जेस्ट कार्निवोर्स हैं। अब स्नेक्स को जो है वो आपके पास दूसरे जानवर खा लेते हैं अगर, फिर आपके पास उनको आगे फर्दर कोई जानवर खा ले, शेर खा ले, जैसे हिरन है, हिरन को जो है वो आपके पास कोई ऐसा कौन कह सकते हो कि लगड़बग्गे खा लें और उसको आगे फर्दर वो जो है फॉक्सेस खा लें, यूं कह लो, और फॉक्सेस जब मर जाएंगी तो उनको वो गिद्ध खा लेते हैं, तो इस तरह से वो एक सर्कल है पूरा टर्च, ठीक है। और फिर आखिर में है ओमनीवोर्स, वो जो कि प्लांट भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, उनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। और हम जो है वो कंज्यूमर्स हैं जो कि ओमनीवोर्स हैं। इंसान जो है वो मिक्स डाइट खाता है, प्लांट्स के ऊपर भी बेस करती है और एनिमल्स के ऊपर भी बेस करती है। फिर एंड तीसरा कंपोनेंट है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर जब ये हम कंज्यूमर्स जब डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरियाज, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन कंज्यूमर्स को कन्वर्ट करते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं इनटू ऑर्गेनिक मैटर, और वो दोबारा से वापस इकोसिस्टम में ऐड हो जाते हैं। दे डू this by breaking down the biodegrading dead organic materials to get
nutrients and releasing the resulting simpler inorganic compounds into the soil and water where they can be taken up as a nutrient by producers. दोबारा जो है ना वो मिट्टी में पानी में घुल जाएंगे उधर, फिर दोबारा प्लांटेशन होती है। Decomposers कह रहे they consume dead plants and animals and decompose them or reduce them to simpler forms of matter. ये आपके पास एक सर्कल है ग्रासलैंड की एग्जांपल के साथ बताया हुआ है। ये बेसिकली स्लाइड वहां पे आनी चाहिए थी, चलो खैर। प्राइमरी कंज्यूमर्स ये आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स ग्रास, इनको ये आपके पास ग्रास शॉपर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको कौन खा रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स बर्ड्स खा रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स जो है उनको आप ये देख लो, इसने टर्शरी कंज्यूमर्स की बात की है, ये स्नेक्स वगैरह जो है वो इसको कंज्यूम कर लेते हैं। और फिर आपके पास ये जब ये सारे मर जाते हैं तो इनको डिकम्पोज बैक्टीरिया कर देता है, फिर वापस आपके लैंड सॉइल में और वाटर में, वहां से ये प्रोड्यूसर उसको दोबारा कंज्यूम कर लेते हैं। ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर है बेसिकली ये, इसको यहीं से समझा देता हूँ। ये ही ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। आपका जो साइकिल है वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल जो है वो दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं कि आपका वाटर साइकिल भी रिसाइकल हो रहा है, वाटर कंपोनेंट्स भी रिसाइकलिंग में आ रहे हैं और कार्बन भी रिसाइकल हो रही है। तो प्रोड्यूसर जो ऑटोट्रॉफ्स हैं मोस्टली ग्रीन प्लांट्स इसकी एग्जांपल हैं। होता क्या है कि दीज ऑर्गेनिक मेड बाय प्लांट्स, इनको कंज्यूमर्स यानी कि एनिमल लाइफ जो है वो इनको कंज्यूम करती है। इसमें आगे फर्दर टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और अल्टीमेट जो है ओमनीवोर्स की बात करें। देन ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये हेटरोट्रॉफ्स जब मर जाते हैं तो इनको डिकम्पोजर जो है वो कंज्यूम करते हैं। स्क्विंजर्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स, लार्वा, बैक्टीरिया, फंजाई जो है इनको कंज्यूम कर लेते हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि प्लांटेशन के लिए वापस प्रोवाइड एज अ न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। फिर ये साइकिल जो है आपके पास ट्रॉपिकल साइकिल इस तरह से बायोटिक फैक्टर्स का चलता रहता है। ये जो है वो आपका एबायोटिक फैक्टर्स का साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आपको पीछे एग्जांपल पढ़ा के आया हूँ कि हमारे पास एबायोटिक में वाटर भी आ जाता है, कार्बन सोर्स भी उसके आ जाएंगे, लाइट आ जाएगी। तो इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आपके पास ये देख लो, पानी जो है वो वेपोरेशन हो रही है, या पौधों के ऊपर से जो पानी प्लांट वेपोरेट हो रहा है उसको हम ट्रांसपरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन, यहाँ से दोबारा कंडेंस होके जो है ना पानी वेपर्स जो है वो कंडेंस होके वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं और जो है क्लाउड्स के थ्रू प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल या स्नो फॉलिंग हो रही है पहाड़ों के ऊपर, और यहाँ से रन बहता हुआ स्नो मेल्ट होती है रन ऑफ बहते हुए पानी में, और वो यहाँ से सरफेस वाटर में कन्वर्ट होता है। और ये आपके पास वाटर रिजर्वायर्स जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, वहाँ वेपोरेशन स्टार्ट हुई थी। तो ये पूरा साइकिल इस तरह से उसने शो करवाया हुआ है कि कार्बन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो वाटर का साइकिल है वो रिसाइकलिंग, जैसे आपके पास ट्रॉपिकल साइकिल था इसी तरह आपके पास एबायोटिक के लिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। डेफिनेशन है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की कि वेरियस मॉइस्ट सरफेस evaporates and fall again on the earth in the form of rain and snow and passes through living organisms and ultimately return to the oceans or water bodies. This is called hydrological cycle. It involves the continuous circulation of water in the earth atmosphere system. जमीन पे और एटमॉस्फेयर में at its core water cycle is the motion of water from the ground to the atmosphere and back again. ये सर्कल चलता ही जाएगा इस तरह। जो ये उसने उसके कंपोनेंट बता जो है ना स्टेप्स बताए हुए हैं, वेपोरेशन होती है, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड रन आउट। इसी तरह कार्बन साइकिल भी जो है वो आपके पास मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये शायद हम लोगों ने पीछे किसी स्लाइड में पढ़ लिया है शायद कार्बन, हाँ बिल्कुल, कार्बन साइकिल हम वो ग्रीन हाउस वाले में शायद पढ़ के आए हैं, कहीं पे पढ़ा है। तो ये वही बात है कि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, प्लांटेशन जो है वो कंज्यूम डिकम्पोज हो रहे हैं या हम उसको बर्न कर रहे हैं, तो जो है ना वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना कार्बन जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन में कन्वर्ट होती है, वहां से ये वापस
ओशंस में भी जा रही है और वहां से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी इस्तेमाल हो रही है। और वहाँ आपके पास डेड एनिमल्स जो हैं वो अंडर द अर्थ जो है वो बरीड हो जाते हैं, तो वहां पे डिपॉजिट हो रही है, वहां पे वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो रही है, फिर आप उसको निकाल रहे हो, तो आपके पास ये कार्बन साइकिल भी जो है वो कंप्लीट होता है। इकोलॉजिक पैरामीटर्स वो जो बात कर रहे थे हम, ये देखो ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स समझ लो, और ये आगे उसके फर्दर टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। तो इस तरह से ये जो है ना बेसिकली इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर की या उसकी साइकिल की, जो आप इकोसिस्टम के फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कि हम प्राइमरी से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स पे गए हैं, कंज्यूमर्स में आगे फर्दर उसके जो है ना टाइप्स हैं, और देन हम उसको डीकम्पोजर के पास गए हैं, डीकम्पोजर्स, और फिर वो एंड पे हमारे उसमें जमीन में मिल जाते हैं। पैरामीटर्स ऑफ नंबर्स कहता है कि प्लांटेशन ज्यादा है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा हैं। देखो यहाँ पे उसने एग्जांपल के साथ बताई हुई है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच पॉपुलेशन इन अ फूड चेन। प्लांट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी हुई है, 10,000 फ्रेश वाटर श्रिम्स है, ठीक हो गया। उनको खाएंगे 100 ब्लीक्स, फिर उनको खाएगा 100,000 ब्लेक्स जो है, फिर 100 पर्स जो है इनको कंज्यूम करेंगी, इनको कंज्यूम करेंगे पाइक्स, और इनको कंज्यूम करेंगे आपके पास जो है वो 10 स्प्रेज। ये भी इसी तरह एनर्जी जो है वो सनलाइट की एनर्जी को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है वो ज्यादा पैरामिड ऑफ एनर्जी भी है कि यूं समझ लो कि एनर्जी लार्ज एनर्जी फिर छोटे यूनिट में आ जाएगी, फिर छोटे में, फिर छोटे में, और छोटे में, जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं एनर्जी लेवल जो है वो चेंज हो। सनलाइट, ठीक है, 10 lakhs जॉल ऑफ सनलाइट एनर्जी जो है उसको कंज्यूम कौन कर रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, 10,000 जॉल्स में उसमें एनर्जी होती है, उनको कंज्यूम कर रहे हैं। ये आपके पास जो है ग्रास शॉपर्स की एग्जांपल दी थी, या बर्ड्स कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। 100 जॉल्स उनको कंज्यूम कर रहे हैं, आपके पास रैट्स, रैट्स को कंज्यूम कर रहा है, स्नेक्स, ठीक हो गया। ये वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी कम होता जा रहा है। तो कहते हैं साइज ऑफ ब्लॉक रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड मेजर इन joules और calories, show the energy available at each tropical level is called pyramid of energy। फूड चेन, डिफरेंट फूड चेन्स हैं, ये ओशंस की फूड चेन की ये एग्जांपल दी हुई है आपके पास, और जो मिडोस एरियाज हैं वहां पे आपके पास ये फूड चेन की एग्जांपल दी हुई है। ये आप लोग जो है ना खुद देख लीजिएगा। फूड वेब क्या होती है, वही के जो है ना एक स्पीशीज दूसरी पे एग्जिस्ट करती है, दूसरी तीसरी पे, तीसरी चौथी पे, पांचवी पे, और फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, और फिर वो साइकिल जो हमारा ट्रॉपिकल साइकिल जो है वो दोबारा से रिसर्कुलेट होता है। तो ये उसकी एग्जांपल दी हुई है। और इकोलॉजिकल रिसोर्सेज है हमारे पास, वेजिटेशन, वेटलैंड, सेंसिटिव हैबिटेट्स, और इंडेग्रेड स्पीशीज जो खत्म होने वाली हैं, रेयर स्पीशीज हैं, रैप्टर्स हैं। व्हाई डू ऑपरेटर्स इनकाउंटर व्हेन एरिया इज प्रपोज्ड फॉर डेवलपमेंट, क्यों करते हैं कि हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारा एरिया जो है वो मिनिमम उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट हो किसी भी चीज का, हम अपने एरिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, नेचुरल बैलेंस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। इसलिए हमें जो है ना हमें पता हो कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो किस के कंपोनेंट्स क्या हैं और उसकी ज़रूरियात क्या हैं, और उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है। तो ये आज का हमारा जो है ना लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब आपकी अटेंडेंस कॉल कर लेते हैं। जी, रोल नंबर 1। अच्छा मैं खुद ही देख लेता हूँ, एक सेकंड जरा। रोल नंबर 1 नहीं है। 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, 4 यस सर। प्रेजेंट, 5 प्रेजेंट, 6 प्रेजेंट, यस 7 सर। प्रेजेंट, 8 प्रेजेंट, 9 भी प्रेजेंट है, 10 भी प्रेजेंट, 11, 12, 13, 11 प्रेजेंट, 12, 13
फिर 15 भी प्रेजेंट है, फिर 23 प्रेजेंट है, फिर 25 प्रेजेंट है, 26 प्रेजेंट है, 27 प्रेजेंट है, 28, 29, 30, 31, 32, 33 प्रेजेंट, 34 छूट गया, 35 प्रेजेंट, 36, 38 33 सर। हो गया बेटा, हो गया। 38 के बाद आ गया 39, नहीं है, 40 भी नहीं है, 41 प्रेजेंट, 42 प्रेजेंट, 46 प्रेजेंट, 47 प्रेजेंट, 48 प्रेजेंट, 52 प्रेजेंट और 53 प्रेजेंट। ठीक हो गया बच्चों, थैंक यू।